हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो वन शॉट रिवीजन के अंदर हम लोग आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। तो इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स जो है वो वहां पे इन्वॉल्व है, और आपको जेई के एग्जाम या नीट के एग्जाम के अंदर बेसिकली उन्हीं पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्योंकि सिर्फ कॉन्सेप्ट्स के रिवीजन की बात कर रहे हैं, तो हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को यहाँ इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद आप आपके रैंडम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कुछ उठा सकते हैं, वहां से आप ट्राई कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आएगा कि नहीं ठीक है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं इन्हीं से मेरे को क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो उसी के लिए हम लोग थोड़ा स्टार्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस। तो देखिए क्या है, जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्सेस की बात कर रहा हूं तो मेरे लिए सबसे पहली बात जो आती है, वो सबसे पहली बात जो मुझे करनी चाहिए वो किसकी करनी चाहिए, तो चार्जेस की करनी चाहिए। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब आप चार्ज की बात करते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ और सिर्फ वही चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं जो चार्जेस आपके कहां पे होते हैं, तो रेस्ट पे होते हैं। मतलब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं आप, तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपका चार्ज कहां पे होना चाहिए, तो रेस्ट पे होना चाहिए। और रेस्ट पे जो आपके चार्जेस होंगे, वो सारे के सारे चार्जेस जो है वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो दोज आर गोइंग टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक हो गया नाउ। तो ये पहली बात थी कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो आपके स्टैटिक चार्जेस, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जो चार्जेस आपके कहां पे है, तो रेस्ट के ऊपर है। ये पहले इंपॉर्टेंट चीज है। बट अब यहां पे बात करते हैं कि चार्जेस की जब आप बात कर रहे हैं, तो चार्जेस की जब बात कर रहे हैं तो चार्जेस प्रोड्यूस किस तरीके से होते हैं, तो चार्जेस को प्रोड्यूस करने का वन ऑफ द बेस्ट मेथड जो है, दैट इज बेसिकली ड्यू टू द फ्रिक्शन। जब आप किसी भी दो चीजों को बेसिकली रब करते हैं, देन देयर विल बी अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर। तो उस तरीके से आपकी एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी, अदर बॉडी आपकी नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी। बट यहां पे एक छोटी सी पॉइंट है जो आपको पता रखना चाहिए, कि जब आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, जब आप फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं, फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं किस चीज के लिए, फॉर चार्जिंग की अगर आप बात करते हैं, तो उस केस में जिन दो बॉडीज को आप रब कर रहे हैं, जिन दो बॉडीज को आप रब कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि जिन बॉडीज को आप रब कर रहे हैं उनमें से एक बॉडी कम से कम आपकी क्या होनी चाहिए, तो इंसुलेटर होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास दोनों मटेरियल्स कंडक्टर है जिनको आप रब कर रहे हो, तो जैसे ही रब करते रहेंगे तब तो चार्जेस ट्रांसफर होता रहेगा, बट जैसे ही रिमूव करेंगे देयर विल बी अ सडन मूवमेंट ऑफ चार्जेस, और बॉडी के अंदर वापस चार्जेस चले जाएंगे और आपकी बॉडीज क्या रह जाएगी, तो न्यूट्रल रह जाएगी। तो बेसिकली अगर आपको फ्रिक्शन की हेल्प से किसी बॉडी को अगर चार्ज करना है, तो कंडीशन है कि आपके पास आपकी बॉडी जो है उसमें से एक ना कोई जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, तो इंसुलेटर होनी चाहिए। तो फ्रिक्शन के लिए हम लोग लिख लेते हैं कि अगर इस तरीके से आपको चार्ज करना है, तो हम लोग को पता होना चाहिए दैट वन ऑफ द बॉडी शुड बी वन ऑफ द बॉडी शुड बी इंसुलेटर। कोई ना कोई एक बॉडी अगर आपकी इंसुलेटर है, उसी केस में आपकी बॉडी जो है आपको चार्जेस प्रोड्यूस करके दे सकती है। किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी चार्जेस से रिलेटेड जो आपको पता होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप के चार्जेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारे स्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस करते हैं। और किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज लाने का सबसे आसान तरीका कौन सा है, तो फ्रिक्शन है। रब करिए, देयर विल बी अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ये डिपेंड करता है उस बॉडी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के ऊपर। ठीक, तो उतनी चर्चा में अभी नहीं जा सकती कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, बट आप ध्यान रखिएगा जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, चार्जेस जो है, नेगेटिव चार्जेस जो है उस बॉडी के अंदर ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। ठीक ना। और फ्रिक्शन की जब हम बात कर रहे हैं कि हमारी बॉडी को हमको चार्ज करना है, तो फ्रिक्शन की जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप दो बॉडीज जो चूज कर रहे हैं, उन दो बॉडीज में से कम एक बॉडी जो है वो आपकी क्या होनी चाहिए, तो इंसुलेटर होनी चाहिए। ये पहली काम की बात है। बट अब आप चार्जेस की बातें कर ही रहे हैं, तो चार्जेस के साथ साथ हम एक काम और करते हैं कि इन चार्जेस की क्या पढ़ लेते हैं, तो चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों को पता होनी चाहिए कि चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या है। तो जब आप चार्जेस की प्रॉपर्टीज की बात करते हो बेटा, तो चार्जेस की प्रॉपर्टीज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। उसमें पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो आती है वो बेसिकली आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या आता है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जिसके अंदर बोला जाता है दैट चार्ज ऑन एनी बॉडी शुड बी इक्वल्स टू प्लस माइनस एन इनटू ई। और n क्या है, तो n बेसिकली यहाँ पे आपका इंटीजर है, चार्जेस आपके फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं होंगे। तो इसके लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस n इनटू ई। दूसरी काम की बात जो है वो यहाँ पे ये है दैट दीज चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड। चार्जेस जो है
वो आपके कंजर्व्ड रहेंगे, मींस दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड वाली बात हो गई। मतलब चार्जेस आपके सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर किए जा सकते हैं। आपके पास दो बॉडीज है, इस बॉडी से निकल के इस बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन गए हैं, तो जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल के गए हैं वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज रहेगी, जिस बॉडी के अंदर गए हैं वो आपकी कैसे चार्ज रहेगी, तो नेगेटिवली चार्ज रहेगी। तो चार्जेस जो है वो कंजर्व रहते हैं, टोटल चार्जेस का सम आप देखेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी ऑलवेज रिमेन सेम। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो बेसिकली आपके चार्जेस जो होते हैं वो एडिटिव होते हैं। कैसे होते हैं? एडिटिव, मतलब नॉर्मल अलजेब्रा के जो रूल्स आप बोलते हैं उसके तरीके से आपके चार्जेस को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट जो है वो कर सकते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज थी चार्जेस से रिलेटेड जो हमको पता होनी चाहिए। अब बेटा चार्जेस के लिए हम लोगों ने एक छोटी सी बात यहां पे की थी कि चार्जेस को अगर इंड्यूस करवाना है तो सबसे आसान तरीका कौन सा है, तो फ्रिक्शन इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे। बट अगर इन्हीं चार्जेस की अगर आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस करनी है या फिर क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लेते, क्वांटिटेटिव एनालिसिस की बात कर लेते तो उसके लिए हमारे पास सबसे आसान जो एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है दैट इज बेसिकली नोन एज गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। उसके अंदर होता है क्या है, तो इस तरीके से एक बॉटल आपके पास हुई और उस बॉटल के अंदर ये आपके पास एक मेटल की रॉड है और ये मेटल की रॉड है और इस मेटल की रॉड के एंड्स पे आपके पास गोल्ड लीफ्स लगी हुई है। और गोल्ड लीफ्स क्यों लेते हैं? क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है जनरली हम ज्यादा कंसीडर करते हैं कि वो जनरली ब्रेक नहीं करेगा आसानी से, और उसी के साथ ये आपका एक मेटल का नॉब हो गया। तो अगर यहाँ पे हम लोग बेसिकली कोई चार्ज बॉडी लेके आए प्लस 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 ठीक पॉजिटिवली चार्ज, तो अगर मैं इसके साथ टच करता हूं तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सिमिलरली क्योंकि मेटल रॉड है तो यहां से चार्जेस मूव करते हुए आपको गोल्ड लीफ्स के ऊपर आएंगे और यहाँ पे चार्जेस जो है वो आपके क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड लीफ जो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर आपकी लीव्स जो है वो बेसिकली इस तरीके से डेविएट होने लग जाएगी। और इसी तरीके से आप बता भी सकते हैं कि किस रॉड के ऊपर चार्जेस का अमाउंट ज्यादा है और किस रॉड के ऊपर चार्जेस का अमाउंट कम है, क्योंकि ये जो डेविएशन आ रहा है दोनों लीव्स के अंदर दैट विल बेसिकली गिव्स यू द अमाउंट कि किसके अंदर चार्जेस का अमाउंट ज्यादा है और किसके अमाउंट चार्जेस का किस बॉडी के अंदर चार्जेस का अमाउंट जो है वो आपके पास कम है। तो ये बेसिकली कुछ बातें थी चार्ज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थी, हम लोग को पता होना चाहिए कैसे क्या होता है। तो गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट भी आप लोग को पता होना चाहिए कि कभी कभार आपके एग्जाम्स में ये टर्म यूज कर ली जाती है, तो हमको पता होना चाहिए कि वाकई में गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के अंदर होता क्या है। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और बेसिकली फोर्स की बात करें कि चार्जेस जब होते हैं तो चार्जेस एक चार्ज दूसरे के ऊपर कितना फोर्स लगाता है इन मैग्नीट्यूड, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उसके लिए कौन से प्रिंसिपल्स और हम लोग यूज कर सकते हैं, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो बेटा जब हम यहाँ पे बेसिकली आपके फोर्स की बात करते हैं कि चार्ज जो है अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर अगर फोर्स लगाएगा तो वो फोर्स कितना लगेगा, तो उसके लिए हमारे पास एक लॉ है एंड दैट इज बेसिकली नोन एज योर कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कूलम्ब्स लॉ बोलता है दैट फोर्स ऑन टू चार्ज पार्टिकल्स इज गिवन बाय k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये बेसिक बहुत ज्यादा जनरल स्टैंडर्ड रिलेशन है जो हम लोग को पता होता है, F इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। और k की वैल्यू कितनी होती है, सो k इज गोइंग टू बी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दैट इज गोइंग टू बी 9 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट्स, ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये आपके बेसिकली k की यूनिट हुई। बट अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि आप जब फोर्स की बात कर रहे हैं तो चार्जेस के बीच के जब आप फोर्स की बात कर रहे हैं तो दो चार्जेस अगर आपके सेम टाइप के हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव नेगेटिव है, उस केस में दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, तो रिपेल करेंगे। जैसा हम लोग छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं दैट लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, तो अट्रैक्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपके यहाँ पे भी काम आएगा, क्योंकि ये यहाँ पे काम आएगा टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर फोर्स, कि एक चार्ज की वजह से दूसरे के ऊपर जो है वो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अट्रैक्टिव अगर है तो टुवर्ड्स द अदर चार्ज होगी, और अगर रिपल्सिव अगर है तो उस केस में अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। तो उस केस में हम लोगों को नेट फोर्स जो निकालते हैं उसको निकालने में हमको थोड़ी सहूलियत होगी, इसलिए उस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान रखिएगा। तो फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स आता है F इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वेयर k इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 की पावर 9 उसका मैग्नीट्यूड हुआ। अब आगे की बात करते हैं कि आप जब इस फोर्स की बात करते हैं तो ये फोर्स अपने आप में एक चीज का ध्यान रखिएगा कि ये फोर्स अपने आप में मीडियम डिपेंडेंट होता है।
मतलब क्या है कि अगर आप दो चार्जेस लेके बैठे हुए हैं, दो चार्जेस के बीच में फोर्स मेजर कर रहे हैं, एयर में रख लीजिए, एयर में रखते हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स आएगा। बट उसी दो चार्जेस को उठा के आप लोग क्या करिए, बाकी सब कुछ चीज सेम सेम रखिए, बट उसके बीच में एक मीडियम लेके आ जाइए। आप काम करिए, दोनों चार्जेस को उठा के वाटर के अंदर रख दीजिए, एंड इन दैट पर्टिकुलर केस आपका दो चार्जेस का बीच का जो फोर्स है वो बेसिकली चेंज हो जाएगा। और उसके चेंज होने का रीजन जो है वो बेसिकली ये रहा, जो एप्सिलॉन नॉट आप यहां लिख रहे हैं। ये एप्सिलॉन नॉट जो है ये बेसिकली कहलाता है परमिटिविटी, ये कहलाता है बेटा आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब क्योंकि आप वाटर की स्पेस की बात कर रहे हैं तो एप्सिलॉन नॉट रहेगा 8.85 into 10 की पावर -12, ठीक। बट यहां पे क्या है कि अगर आप किसी और मीडियम में लेके चले गए तो ये क्वांटिटी जो है वो बेसिकली आपकी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये जो फोर्स आता है ये बेसिकली किस टाइप का फोर्स हो गया, तो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स हो गया। ये किस तरीके से चेंज होगा, क्या रिलेशन होगा, उसकी 2 मिनट बाद चर्चा करते हैं। बट उसी के साथ पहले फोर्स की चर्चा और कर लेते हैं कि आप कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कूलम फोर्स जो है वो अपने आप में किस टाइप का होता है, तो कूलम फोर्स अपने आप में कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। बहुत बेसिक सा पॉइंट है, पर बहुत से बेसिक से पॉइंट के साथ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ जाता है जो आपके 11 से रिलेटेड है, दैट इज वर्क पावर एनर्जी। और वो जब इसके साथ इन्वॉल्व हो जाता है तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है। हम बोल रहे हैं कि हमारा फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर है, और कंजर्वेटिव इन फोर्स अगर नेचर है तो उस केस में आपके ये जो फोर्स वर्क करेगा, दैट वर्क डन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसका मतलब हम लोग सीधा लिख लेते हैं वर्क डन इज इंडिपेंडेंट, वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। आपका पाथ का यहां पे कोई रोल यहां पे आने वाला बेसिकली नहीं है। आप किसी भी पाथ से किसी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाइए, इन ऑल द पाथ्स the work that you are going to do or the work that is this Coulomb force is going to do is going to remain same for each and every path, since the force in itself is conservative in nature। ठीक ना, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। बट उसी के साथ एप्सिलॉन नॉट की अब चर्चा कर लेते हैं कि किसी और मीडियम की जब आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर एप्सिलॉन किस तरीके से लिखा जाएगा, तो उसके लिए आएगा बेटा एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर, वेयर एप्सिलॉन आर इज बेसिकली नोन एज द रिलेटिव परमिटिविटी। आपको रिलेटिव परमिटिविटी अगर दी हुई है तो उस केस में आप मीडियम की परमिटिविटी निकाल सकते हैं, किसको यूज करके, तो इस फॉर्मूले को यूज करके एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपकी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो हम लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक। और क्या बातें इंपॉर्टेंट है कि आप जब कूलम्ब्स लॉ की बात करते हो तो ध्यान रखिएगा एप्लीकेबल क्या है, तो एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस। ये जो आपका लॉ है ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस है, बहुत सारे चार्जेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे रख दी है, किसी बॉडी के अंदर रख दी है, तो उस केस में आपका एक कूलम्ब्स लॉ जो है वो बेसिकली एप्लीकेबल नहीं होने वाला। ये छोटी सी बात आपको और ध्यान रखनी चाहिए, पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है हाँ, लेकिन अगर आपके पास बड़ी बॉडीज भी है और उनको आप बहुत दूर दूर ले जाकर रख दो तो उस केस में एक बॉडी दूसरे के लिए पॉइंट चार्ज की तरह ही बिहेव करेगी, तो हम लोग वहां पे भी लगा सकते हैं। बट कोई बॉडीज अगर पास रखी हुई एक्सटेंडेड बॉडीज है तो उस केस के लिए आपका कूलम्ब्स लॉ जो है बेसिकली वैलिड नहीं होता। हम लोग बोल सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, ठीक। उसी के साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे और आता है कि ये कूलम्ब्स लॉ आप लगाइए, बहुत अच्छी बात है लगाइए, पर कूलम्ब्स लॉ जब आप लगा रहे हैं तो एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके चार्जेस जो है अगर वो रेस्ट पे नहीं है तो उस केस में आप आपके कूलम्ब्स लॉ को नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे उस केस में, और इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जब आप बात कर रहे हैं तो स्टैटिक चार्जेस ही उसको प्रोड्यूस करेंगे। उसी केस में आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कंजर्वेटिव आएगी, और ये सारी जो चर्चा की ही वैलिड रहेगी। तो ध्यान रखिएगा कि आखिरी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आप जब इस फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो आपका चार्ज शुड बी एट रेस्ट। आपके चार्जेस जो है वो बेसिकली एक तरीके से रेस्ट पे होने चाहिए, ठीक। तो ये बेटा आपकी कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ बातें थी, और उसी के अंदर बेसिकली हमने फोर्स की चर्चा की कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होगा तो किस तरीके से किया जाता है। इसी के आगे बेटा बढ़ते हैं कि मान लीजिए अगर आपके पास दो चार्जेस नहीं है और दो से ज्यादा चार्जेस हैं तो उस केस में क्या करेंगे, तो उस केस में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज करेंगे। तो उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। तो बेटा आपके पास अगर एक से ज्यादा चार्जेस अगर कहीं पे है तो, और अगर आपको बेसिकली कैलकुलेट करना है कि
किसी पर्टिकुलर चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कितना लग रहा होगा, तो उस केस में क्वेश्चंस को किस तरीके से किया जाएगा, तो मैंने अभी आपको बताया कि वो सारे किए जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से। पर यहां पे घबराने की जरूरत नहीं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है वो अगर आप इन जनरल लीनियंट वे में सोचें तो और कुछ नहीं है, दैट इज बेसिकली नोन एज वेक्टर एडिशन। जैसा आप लोग आपके 11th के बेसिक मैथमेटिक्स वाला जो वेक्टर एडिशन वाला कॉन्सेप्ट है उसी को यहां पे आप यूज कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एग्जैक्टली वही है वेक्टर एडिशन। क्या है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास एक चार्ज यहाँ पे Q1 है, एक चार्ज यहाँ पे Q2 है और एक चार्ज लेट सपोज यहाँ पे Q3 है, तो उस केस में अगर आपको क्वेश्चन पूछ ले दैट व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन Q3, तो उस केस में करना कुछ नहीं होता, एक की वजह से दूसरे के ऊपर चार्ज निकालिए, एक ऐसा हो गया, इसकी वजह से इसके ऊपर निकाल लीजिए तो ये इधर हो गया, और नेट आपको निकालना है तो इस फोर्स को F1 मैग्नीट्यूड दे दीजिए, इसको F2 दे दीजिए और इनके बीच में एंगल कितना आ गया तो कैलकुलेट कर लीजिए थीटा। तो अगर आपको नेट फोर्स निकालना है तो वेक्टर एडिशन के अंदर हम लोग नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला सीखे हैं, दैट F net इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये बेटा बेसिक सा रिलेशन है। इस तरीके से मैंने 3 चार्जेस लिए, आप चाहे तो 4 चार्जेस ले सकते हैं। हर चार्ज की वजह से उस पर्टिकुलर चार्ज पे क्या निकाल दीजिए, नेट फोर्स निकाल लीजिए। और जैसा आप वेक्टर के तरीके से सॉल्व किया करते थे, चाहे ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते थे, चाहे एक्स वाई कंपोनेंट्स को, एक्स वालों को अलग सॉल्व कर लिया, वाई वालों को अलग सॉल्व कर लिया और उसके बाद नेट निकालते थे, उस तरीके से करना चाहे तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। बट प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब बेटा सिर्फ इतना सा होता है, तो इस वर्ड से घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब ये निकलता है कि यहाँ पे करना क्या है आपको, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ और सिर्फ वेक्टर एडिशंस के रूल फॉलो करना है और उससे आपको फाइनल रिजल्टेंट जो है वो फोर्स का आपका मिल जाएगा। सो दैट इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बट इसके साथ साथ बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज और मैं यहां बता देता, जगह बची हुई है मेरे पास यार, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज और आती है एंड दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेसिकली रिलेटेड विद चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि यार आप जब फोर्स या किसी की बात कर रहे हो तो चार्ज सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्ज के अंदर ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपका चार्ज किसी बॉडी के ऊपर एक्सटेंडेड फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड भी हो सकता है। बट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जब आप बात करते हो तो ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे फिलहाल कंडक्टर की बात कर रहा हूं कि कंडक्टर अगर आप लेते हैं तो कंडक्टर के केस में चार्ज जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो पहला, अगर मान लीजिए कि आपके पास एक कोई यूनिफॉर्म स्फीयर है, ठीक, यूनिफॉर्म स्फीयर है, तो उस केस में क्या होता है कि यूनिफॉर्मिटी के केस में आपकी जो चार्जेस है वो चार्जेस उस मेटल स्फीयर के, कंडक्टिंग स्फीयर के सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, कुछ इस तरीके से प्लस 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 यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि चार्ज पर यूनिट एरिया अगर आप देखेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया किसी के लिए भी देखें तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या आएगी, सो दैट इज गोइंग टू बी कांस्टेंट। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी मान लीजिए कुछ इस तरीके से दी हुई है, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। उस केस में क्या होगा, तो थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाएं तो बेटा क्या है, तो छोटी सी बात ध्यान रखिएगा कि जो सरफेस ज्यादा कर्वेचर वाली होगी, वहां पे डेंसिटी जो आएगी, चार्ज डेंसिटी, वो बेसिकली कम आएगी। और जहां पे कर्वेचर जो है वो कम है, वहां पे डेंसिटी अपने आप बढ़ जाएगी। मतलब यहां पे अगर मैं देखूं तो कर्वेचर की रेडियस जो है वो कम है तो डेंसिटी मैंने ज्यादा बनाई है, कंपैरेटिवली मैं यहां देखूं तो मैं थोड़ा दूर दूर बना रहा हूं। तो इस तरीके से कुछ आपके चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पे किसी भी बॉडी के ऊपर हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखिएगा, बट ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए वैलिड है, और वो है दैट चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ कर्वेचर। उस पर्टिकुलर कर्वेचर का रेडियस क्या है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड के लिए वैलिड है, चाहे ये हो। अगर आपके चार्जेस आइसोलेटेड नहीं है, आसपास दूसरे चार्जेस लेके आ गए, उस केस में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली डिस्टर्ब हो जाएगा और ये पर्टिकुलर रिलेशन जो मैंने आपको बताया है वो बेसिकली आपका वैलिड नहीं रहेगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर जाने। ठीक, तो नेक्स्ट हम लोग बेसिकली स्टार्ट करते हैं कि इक्विलिब्रियम वाली जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बेसिकली किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो उस पर मूव करते हैं।
थोड़ा हम लोग चार्जेस के इक्विलिब्रियम की जब चर्चा करते हैं तो यहाँ पे बिल्कुल वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिल सकते हैं आप लोगों को, बट हम लोग कुछ स्टैंडर्ड रिलेशंस जो है उनको पहले चर्चा कर लेते हैं कि उनके क्वेश्चंस क्योंकि इंपॉर्टेंट एग्जाम में आते रहते हैं तो उनको कैसे डील किया जाएगा, तो उनके कॉन्सेप्ट से रिलेटेड चीजें पहले यहाँ पे हम लोग सीख लेते हैं। ठीक, तो अगर मैं इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की बात कर रहा हूं तो सबसे पहला यहाँ पे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग को मिल रहा है वो बेसिकली इस टाइप का डबल पेंडुलम टाइप का होता है कि एक पेंडुलम ये रहा, एक पेंडुलम ये रहा और दोनों के ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर प्लस Q1 मान लीजिए, इसके ऊपर प्लस Q2 मान लीजिए, और इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और हम लोगों को कभी कभार पूछा जाता है कि बताइए ये वाला एंगल थीटा कितना है या ये कंप्लीट एंगल थीटा डैश कितना है, इस टाइप की चर्चा की जाती है। तो इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की जब आप बात कर रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंट अलग अलग फोर्सेस भी वहां पे इन्वॉल्व एग्जामिनर आपसे करवा सकता है, तो उसकी भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए क्या है कि जब भी इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस की जब आप चर्चा करते हैं तो ऐसा समझिए कि क्वेश्चन कुल मिला के न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का ही है, बस वहां से उठ के यहाँ पे आने में सिर्फ एक चीज बदल गई है और वो है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा फोर्स इन्वॉल्व हो गया, एंड दैट एक्स्ट्रा फोर्स हियर इज बेसिकली द फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स या फिर कूलम्बिक फोर्स बोल लीजिए, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। उसके अलावा यहाँ कुछ बदलाव नहीं हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जब सॉल्व करना हो तो इधर आपकी क्या लग रही होगी, टेंशन लग रही होगी, नीचे क्या लग रही होगी, आपकी ग्रेविटी लग रही होगी, और इस साइड में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। तो आप फोर्सेस को x और y की फॉर्म में बैलेंस कर लीजिए, इस t के कंपोनेंट्स कर लीजिए, अगर वो थीटा है तो ये थीटा होगा, ये हो जाएगा आपका t sin थीटा, ये हो जाएगा आपका t cos थीटा। इस तरीके से वर्टिकल के अंदर आप फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल के अंदर फोर्स बैलेंस कर सकते हैं, अल्टीमेटली आप लोग आपका कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आप आपका थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। ये पहले टाइप का क्वेश्चन है। और क्या क्वेश्चन यहां से बन के आ सकता है तो उसको जरा चर्चा करिए। देखिए क्या कि अगर आपको बोल दे कि ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, और तीन चार्जेस अगर आपको दे दिए जाए और मैं आपको बोलूं कि ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, तो उस केस में अगर आपको बोलता है कि बताइए कि Q1 Q2 दिए हुए हैं, Q3 की ऐसी कौन सी वैल्यू हो, Q3 की ऐसी कौन सी वैल्यू हो जिसके लिए ये सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे, क्या रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। और वैसा अगर आपको करना है कि आप या स्टेबल भी छोड़ दीजिए, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा बोले कि बताइए इन चार्ज Q3 चार्ज का वैल्यू क्या हो सो दैट ये सिस्टम कहां रहे, तो इक्विलिब्रियम में रहे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास दो से ज्यादा तीन चार्जेस अगर है या चार चार्जेस अगर है, उस केस में अगर आपको आपका सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो आपके सारे के सारे चार्जेस जो है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे इक्विलिब्रियम का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, तीनों चार्जेस कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं रहेंगे। अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, अगर हमको चार्जेस का इक्विलिब्रियम चाहिए तो उस इक्विलिब्रियम चाहने के लिए हमारे पास हमारे चार्जेस जो है वो कैसे होने चाहिए, तो ध्यान रखिएगा कैसे होने चाहिए, तो कोलिनियर होने चाहिए, लाइन पे एक साथ एक फॉर्म में अरेंज होने चाहिए। उसी केस में पॉसिबल है कि हमारे चार्जेस कैसे होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे। ऐसी ऐसी बात है तो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए क्या हुआ कि यहां पे मैं आपको एक प्लस क्यू चार्ज दे देता हूं, यहां पे एक प्लस क्यू चार्ज दे देता हूं, और यहां पे आपको एक माइनस क्यू चार्ज देता हूं, मिड पॉइंट में मैंने रख के रखा हुआ है। तो इसकी वजह से फोर्स इसके ऊपर कहां लगा, इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से कहां लगा, इस डायरेक्शन में। और मैं बोल सकता हूं कि यहां पे अगर मैं नेट फोर्स बोलूं तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नेट फोर्स कितना आ गया, जीरो आ गया। और मैं बोल सकता हूं कि ये तीनों चार्जेस जो है वो मेरे कैसे आ गए, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए इक्विलिब्रियम में आ गए। बट क्वेश्चन यहां से आगे बढ़ के भी पूछा जा सकता है, तो उसकी भी थोड़ी सी बात सुनिए क्या है क्या नहीं है। कि चार्ज तो आपके पास दे दिया, अब एक काम करते हैं, इसको 2 मिनट के लिए हटाते हैं यहां से, और इस चार्ज को बेसिकली हम लोग बेसिकली थोड़ा डिस्प्लेस करते हैं, और डिस्प्लेस करके इधर x डिस्टेंस लेके आ जाते, मतलब चार्ज यहां आ गया। अब चार्ज यहां आ गया तो जरा सोच के देखिए कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा था, अट्रैक्शन। जब ये इसके पास आ गया तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा था वो बढ़ जाएगा, और इधर से जो फोर्स लग रहा था वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब जैसे ही आपने इस पोजीशन से इसको डिस्प्लेस किया, ये Q जो चार्ज है इट विल स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स राइट, इस तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब ये वापस से अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ रहा है। इसका मतलब जब इस पर्टिकुलर चार्ज को मैं अलोंग द हॉरिजॉन्टल मूव करता हूं तो उस केस में इस पोजीशन के लिए मैं क्या बोलूंगा, दैट दिस पोजीशन विल बी कंसीडर्ड एज अ काइंड ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। हॉरिजॉन्टल में अगर डिस्प्लेसमेंट करवाए तो कैसी हुई, तो अनस्टेबल। बट ऐसा ही तोड़ना है, एक काम करते हैं वर्टिकल में करवा के देखते हैं। तो उस केस में देखिए इसके ऊपर नेट फोर्स इसकी वजह से इधर लगा, इसकी वजह से कहां लगा, तो इसकी वजह से इधर लगा, और इनका नेट निकालेंगे तो इनका नेट वापस इधर लगा।
मतलब नेट फोर्स जो है उस चार्ज को वापस कहां पे लाना चाहता है, तो वो वापस से उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाना चाहता है। इसका मतलब वर्टिकल में जब आपने मूव करवाया तो उस केस में यहां पे जो इक्विलिब्रियम बना वो किस टाइप का बना, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम बना। और स्टेबल इक्विलिब्रियम बना, इसका मतलब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, आपसे पूछ सकता है टाइम पीरियड ऑफ SHM। क्योंकि भैया अगर वो मूव कर रहा है और यहां से वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो उस तरीके से होगा क्या, ये इस तरीके से ऊपर नीचे ऑसिलेट करता रहेगा, और ऑसिलेट करता रहेगा तो क्वेश्चन किसका बन गया, तो आपका SHM का बन गया। और SHM का बन गया तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो आपका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। तो उसको निकालने के लिए डेरिवेशंस वगैरह हम लोगों ने क्लास में किए हुए हैं, और अगर आप चाहें तो आपकी भी क्लासेस के अंदर वो डेरिवेशंस करवाए होंगे, उनके थ्रू जा सकते हैं। बट कॉन्सेप्ट की रिव्यू करवा रहा हूं मैं फिलहाल के लिए, तो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे +q यहाँ +q यहाँ लिया था, सिमिलरली मैं एक और केस बना सकता हूं यहाँ पे, वो भी इसी टाइप का होने वाला है कि यहाँ पे +q यहाँ पे +q और बीच में भी आप एक +q ले लीजिए। उस केस में क्या होगा, तो उस केस में आपका अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल जो केस आएगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम का आएगा, और वर्टिकल वाला जो केस आएगा वो कैसा आएगा, तो आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स थे, छोटी छोटी सी बातें थी जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, और किस तरीके से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। तो ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, न्यूटन्स लॉ को ध्यान में लाइए, वहां पे सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स इन्वॉल्व कर लीजिए, और वो एक्स्ट्रा फोर्स कौन होने वाला है, तो आपका कूलम्बिक फोर्स F = K Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक, तो फिलहाल हम लोग अब यहां से आगे बढ़ते हैं, आगे की चर्चा करते हैं, और हम लोग डिस्कशन करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो बेटा जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्कशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q। ये एक बहुत बेसिक सा रिलेशन है, लिमिट q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज बेसिकली डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो और अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली द रीजन in which there is a force on static charge। जो भी आपके स्टैटिक चार्जेस है उन स्टैटिक चार्जेस के ऊपर उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर जो फोर्स लग रहा होगा उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग टर्म लेके आते हैं, दैट इज बेसिकली योर इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज लिमिट q टेंड्स टू 0 F अपॉन Q। सॉरी, इंपॉर्टेंट यहां पे एक चीज और है कि हम लोगों को q टेंड्स टू 0 का मतलब क्या बनता है। q टेंड्स टू 0 का मतलब तो ये हुआ कि चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम है, पर ऐसा रखने की क्या जरूरत है, तो उसको समझिए कि अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई हमारे पास कोई सिस्टम लेता हूं और सिस्टम के अंदर मेरे पास बहुत सारे चार्जेस हैं और मैं यहाँ पे बेसिकली कोई फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं क्या करता हूं कि ये जो q जो है इस q को हम लोग एक नाम और देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे आपका क्या, तो टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज में अगर q मान लीजिए बहुत बड़ा लेके आते हैं, तो बहुत बड़ा अगर टेस्ट चार्ज लेके आते हो तो ये टेस्ट चार्ज जो है बेसिकली आपका जो सोर्स है उस सोर्स के चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको बेसिकली अफेक्ट करेगा। और सोर्स के चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन को अगर ये अफेक्ट करने लग गया तो उस केस में यहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आप फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे हैं वो बेसिकली इस चार्ज को लाने के बाद वो फील्ड जो है वो चेंज हो जाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि इस चार्ज को बहुत छोटा रखने की जरूरत है ताकि सोर्स चार्ज जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर किसी टाइप का कोई चेंज ना है। तो लिमिट q टेंड्स टू 0 का इतना सा ही मतलब है दैट charge should be small so that source charge distribution does not get affected। सोर्स चार्ज जो है उसमें बेसिकली किसी टाइप का कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो क्या होना चाहिए, तो बहुत छोटा होना चाहिए। उसी के साथ एक छोटा सा इंपॉर्टेंट रिलेशन जो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं, किसकी चार्ज की बात कर रहे हैं, अगर आप किसी पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है एट ए डिस्टेंस r अगर आप बोल लीजिए तो वो आती है k
Q अपॉन आर स्क्वायर। तो ध्यान रखिएगा Q तो हमको कांस्टेंट हमको पता है, Q हमारा चार्ज है जिसकी वजह से हम फील्ड निकालना चाहते हैं, और R जो है वो बेसिकली उस पॉइंट चार्ज से क्या है, तो आपकी डिस्टेंस है। तो ये बेटा बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हुआ। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट फोर्स के साथ किस तरीके से रिलेट होके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है, तो वो हम लोग वैसे तो सीख चुके हैं कि फोर्स कितना होगा, तो F इक्वल्स टू Q इंटू E किसी भी चार्ज के ऊपर। बट यहाँ पे स्पेसिफिक टाइप के कुछ क्वेश्चंस और बन जाते हैं, उनकी चर्चा मैं फिलहाल कर लेता, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उन क्वेश्चंस को पहले देखते हैं क्या है। तो बेटा जिन क्वेश्चंस की हम लोग चर्चा करने वाले हैं, उन क्वेश्चन में अंदर जो पहला टाइप का क्वेश्चन बनता है, वो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो है दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द प्रोजेक्टाइल काइंड ऑफ क्वेश्चन। कि हम लोग अब तक करते क्या थे कि प्रोजेक्टाइल मोशन अगर हो रहा है तो इस टाइप का अगर कुछ होगा, तो हमको पता है कि हर पॉइंट पे कितना होगा, तो डाउनवर्ड फोर्स एक लग रहा होगा और उसकी वजह से एक डाउनवर्ड एक्सीलरेशन आ रहा होगा, एंड दैट इज बेसिकली गोइंग टू बी जी। बट इसी क्वेश्चन को आप एक थोड़ा सा सोचिए कि आपने जिस चीज को थ्रो किया है, उस चीज को जिसको थ्रो किया तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ चार्ज है, और इस रीजन के अंदर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एग्जिस्ट कर रही है इन दिस डायरेक्शन। तो आपके पास जो थ्रो किया, उस थ्रो करने वाले पे एक प्लस क्यू का चार्ज था, तो उस केस में होगा क्या कि इस पूरे मोशन के अंदर उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा फोर्स और लग रहा होगा, और वो फोर्स कितना लग रहा होगा, तो F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। और उस फोर्स की वजह से, उस फोर्स की वजह से कितना एक्सीलरेशन आया होगा, तो दैट इज M इंटू A। तो A कितना आया आपका Q E बाय M। उस केस में आप प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चंस को सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो यार देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल आसान है कि आपका जहां पे भी जी है, हर जी की जगह आप क्या यूज करने लग जाइए, फॉर्मूले आप सबको पता ही होंगे, तो जी की जगह आप क्या यूज कर लीजिए, जी इफेक्टिव। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रही है, जी भी नीचे लग रहा है, तो उस केस में और चार्ज पॉजिटिव है, तो उस केस में जो जी इफेक्टिव आएगा दैट इज जी प्लस क्यू ई बाय एम। ये बेसिक सा रिलेशन आ गया। इस बेसिक से रिलेशन को क्वेश्चन को यूज करके आप लोग प्रोजेक्टाइल के हर फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्टिवली आपको क्वेश्चन जो है वो आपका होने लग जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, आपको जी इफेक्टिव जो है किस तरीके से कैलकुलेट होता है, बस इतनी सी बात सीख लीजिएगा, आपको काम जो है वो काफी सारा हो जाएगा। ये पहली चीज हुई। प्रोजेक्टाइल टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा किस टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, तो दूसरा आपका सिंपल पेंडुलम का क्वेश्चन हो सकता है कि मान लीजिए सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना हुआ, तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाई जी। बट यहीं पे एक काम करते हैं कि यहाँ पे आपका ये रहा पेंडुलम, इस पेंडुलम को प्लस क्यू चार्ज दे दीजिए, और यहाँ पे अपर डायरेक्शन में आप एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दीजिए। तो उस केस में अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने जाए, तो यहाँ पे बाकी सब कुछ चेंज रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना पड़ेगा, तो जी इफेक्टिव निकालना पड़ेगा। जी इफेक्टिव कितना आएगा, यहाँ जी कहाँ लग रहा है, नीचे, ऊपर क्या लग जाएगा, तो ऊपर एक्स्ट्रा लग जाएगा क्यू ई बाय एम। तो जी इफेक्टिव आपका आ जाएगा यहाँ से जी माइनस क्यू ई बाय एम। तो इसी तरीके से बेटा आप लोगों के पास जब भी ये मैकेनिक्स के अंदर इन्वॉल्व होकर आती है इस टाइप की प्रॉब्लम, तो आप लोग ध्यान रखिए सिर्फ और सिर्फ जी इफेक्टिव या जहां कहीं पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं है, उस डायरेक्शन में भी एक्सीलरेशन आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे तो मैंने डाउनवर्ड माना है, हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड होती है, इस साइड, तो उस केस में आपके पास जो हॉरिजॉन्टल में आप डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख लेते हो, रेंज इक्वल टू vx इनटू t, वो नहीं लिख पाते। उस केस में आपको नॉर्मल इक्वेशन यूज करनी पड़ती, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर। और वर्टिकल की जो इक्वेशन थी उसके अंदर बेसिकली किसी टाइप का कोई चेंज आने वाला नहीं था, वही चीज रहने वाली। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अलग से आ जाने से आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उस इलेक्ट्रिक फील्ड को एज ए एक्स्ट्रा फोर्स की तरह ट्रीट करिए, और उस एक्स्ट्रा फोर्स को यूज करते हुए वापस रिलेशंस वही लेके आ जाइए, इफेक्टिव जी लेके आ जाइए, इफेक्टिव एक्सीलरेशन लेके आ जाइए। हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन नहीं था, तो जहां पे आप बेसिक्स पे स्टिक रहिए, रेंज इक्वल वेलोसिटी टू टाइम रखे थे वहां मत लिखिए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ t स्क्वायर वाली टर्म्स जो होती हैं वो लिख दीजिए। तो ये जो थी बेटा, ये कुछ छोटी छोटी सी बातें थी। अब हम लोग जो है बेसिकली बात जो करेंगे वो बेसिकली आपके गॉस थ्योरम की बात करेंगे, फ्लक्स की बात करेंगे, उसके बाद में हम लोग हमारे एक्सटेंडेड बॉडीज जो होती है कि उनकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, हम लोग सिर्फ रिलेशंस की बात करेंगे, तो उसकी चर्चा करते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा क्या, तो हम लोग हमारा गॉस थ्योरम और बेसिकली फ्लक्स की जो चर्चा है उसके ऊपर मूव करते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम लोग चर्चा करने जाते हैं, तो पहले हम लोग को ये मतलब समझना चाहिए कि वाकई में इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब बेसिक तो सिर्फ इतना सा निकलता है दैट द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू अ सरफेस एरिया। किसी पर्टिकुलर सरफेस एरिया को कितनी फील्ड लाइंस जो है वो बेसिकली क्रॉस कर रही है। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उस पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस करने वाली ज्यादा है, तो हम बोलेंगे कि उसके थ्रू, उस एरिया के थ्रू फ्लक्स ज्यादा है। और अगर बोलेंगे क्रॉस नहीं कर रही, तो उस केस में हम लोग बोलेंगे कि फ्लक्स कितना है, तो उसके थ्रू जीरो है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जब हम चर्चा करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में हम लोग को ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतना सा है कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये और कुछ नहीं है, फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू
एरिया कि कितनी फील्ड लाइंस किसी भी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन को क्या कर रही है, तो क्रॉस कर रही है। बेसिक मैथमेटिकल रिलेशन की बात करें तो फाई इज इक्वल टू आता है बेटा ई डॉट ds। ध्यान रखिएगा फाई फ्लक्स जो है एक टाइप की किस टाइप की क्वांटिटी है, सो इट इज अ काइंड ऑफ स्केलर क्वांटिटी। ई डॉट ds लिख रहा हूं, ई डॉट ds, और यहां पे मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो ये ds मेरा एरिया है, बट यहां पे एरिया को हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा जब आप एरिया को वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं तो उस केस में आपको आपके एरिया की डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी हो जाती है, और जब आप एरिया की डायरेक्शन बताने जा रहे हैं तो आपके एरिया की जो डायरेक्शन होती है बेटा आपके एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर जो होता है दैट इज गोइंग टू डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ योर एरिया वेक्टर। ठीक, ये पहली काम की बात। और इसी को आप लोग क्या लिख सकते हो, इसी को हम लोग लिख सकते हैं E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। समझने की कोशिश करिए कि मान लीजिए ये आपके पास कोई सरफेस थी और यहां से आपकी फील्ड लाइंस जो थी वो इसको क्या कर रही थी, तो क्रॉस कर रही थी। इसका एरिया कहां होगा, क्योंकि ट्रीटेड है तो इसका एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच में एंगल कितना बना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बीच में एरिया बना, एंगल कितना बना, थीटा। नाउ अब आप सोचिए जरा कि इस पूरे पर्टिकुलर सेक्शन का अगर एरिया A है तो हम एक काम करते हैं, इसका एक इफेक्टिव एरिया कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, द एरिया विच इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। और अगर वैसा आप करें तो ये इफेक्टिव एरिया और कुछ नहीं आएगा, a cos थीटा आएगा, और वही आप इस फॉर्मूले के अंदर भी पुट करें तो फाई इज इक्वल्स टू E इंटू a इंटू कॉस थीटा आप लिख रहे थे, तो आप सोचिए a cos थीटा कुछ नहीं है, आप सिर्फ cos थीटा पे ध्यान मत दीजिए, cos थीटा ये cos थीटा, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या हुआ, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपका इफेक्टिव एरिया हुआ, द एरिया विच इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस, क्योंकि फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ आपके परपेंडिकुलर एरिया को कितना क्रॉस कर रहा है उसी के लिए डिफाइंड है। पैरेलल एरिया वाले में तो वैसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा फ्लक्स कितना हो जाने वाला है, तो 0 होने वाला है। तो ये बेसिकली फ्लक्स की पहली इंपॉर्टेंट चर्चा थी जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी चर्चा जो हमको यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है वो मैं इधर लिख दे रहा बेटा। सेकेंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज बेसिकली गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जो ध्यान रखिए कि गॉस थ्योरम एप्लीकेबल किसके लिए होती है, तो गॉस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ क्लोज्ड सरफेसेस के लिए ही एप्लीकेबल होती है, बाकी किसी टाइप की सरफेस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ध्यान रखिएगा। दूसरी काम की बात, अगर आपके पास आउटगोइंग फ्लक्स है, अगर आपके पास आउटगोइंग फ्लक्स है तो दैट विल बी कंसीडर्ड एज पॉजिटिव, और उसी के साथ अगर आपके पास इनकमिंग फ्लक्स है तो उसको क्या कंसीडर करेंगे, तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे। नाउ गॉस थ्योरम कुछ नहीं करता, फ्लक्स को और फील्ड को बेसिकली आपस में रिलेट कर देता है। तो गॉस थ्योरम के अंदर जो रिलेशन है दैट इज फाई आउट, नेट आउट फ्लक्स कितना है, दैट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर निकलते हुए फ्लक्स की चर्चा करता है, अंदर आते हुए फ्लक्स की चर्चा नहीं करता, तो सिर्फ बोलता है दैट फाई आउट इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन इज द नेट चार्ज इनसाइड दैट पर्टिकुलर क्लोज सरफेस जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और फ्लक्स को हम यहां से भी अगर रिलेट करें तो क्योंकि ये क्लोज सरफेस के लिए है तो क्लोज सरफेस के लिए वो बड़ा क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल्स टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये जो फाइनल रिलेशन आया ये हमारे बहुत ज्यादा काम आता है जब हम बेसिकली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की वजह से फील्ड लाइंस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ कुछ बातें थी आपकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, गॉस थ्योरम से रिलेटेड। अब हम लोग जो है बेसिकली एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स की फील्ड क्या होती है, डायरेक्ट रिलेशंस की हम तो चर्चा करेंगे, डिस्कशंस में नहीं जाएंगे प्लीज। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स। तो बेटा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में हमारे पास जो पहला केस आता है वो बेसिकली रॉड का आता है। उसके अंदर 3 स्पेसिफिक अलग अलग केसेस मैंने आपको बना के दिए हुए हैं। तो पहले केस में आपके पास अलोंग द रॉड अगर आपको पूछा जाए कि बताइए कि एल लेंथ की कोई रॉड है और उसके एक एंड से आर डिस्टेंस पे अगर कोई पॉइंट है वहां पे अगर आपको फील्ड बतानी है तो बेटा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आती है EP इज इक्वल्स टू KQ बाय L 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन R प्लस L। ये पहला बेसिक रिलेशन है जो आप लोगों को बेसिकली डायरेक्टली पता होना चाहिए। दूसरा जो आता है वो बेसिकली इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी फील्ड आएगी वो आएगी 2KQ R अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये सेकंड रिलेशन है, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के नीट में तो जनरली काम नहीं आता पर एडवांस वाले सेक्शन में काम आ सकता है। तो एक फाइनाइट रॉड की केस की बात कर रहे हैं क्या है क्या नहीं है, बट जब कोई इनफाइनाइट रॉड आ जाती है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पे जो आ गया वो बेसिकली आपका कितना आ जाएगा, तो KQ बाय सॉरी दैट इज गोइंग टू बी 2K लैम्डा बाय R। ये रिलेशन आप ध्यान रखिएगा। लैम्डा क्या है, तो लैम्डा बेसिकली आपकी चार्ज पर यूनिट लेंथ है, लैम्डा को मैं लिख सकता हूं तो Q बाय
एल। तो बेटा ये आपका पहला बेसिक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या होती है तुमको रिलेशन पता होने चाहिए। इस वाले एक्सटेंडेड पॉइंट्स पे आपके पास हो जाएगी के क्यू बाय एल 1/r प्लस 1/r प्लस एल। जब आपके पास इस तरीके से कोई रॉड है और उसके मिडल पॉइंट पे अगर आपको निकालनी है तो दैट इज गोइंग टू बी 2 के क्यू आर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और इनफाइनाइट अगर रॉड है तो ये बहुत रिलेशन काम आ जाता है कभी कभार, सो दैट इज गोइंग टू बी 2 के लैम्डा बाय आर। तो ये पहला केस था आपके रॉड्स का। नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, देखते हैं उसके अंदर कौन से स्पेसिफिक टाइप के केसेस और बन सकते हैं, क्योंकि केसेस को भी ध्यान में रख के करना बहुत जरूरी है। जो हमारे पास केस है वो बेसिकली आपका है यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग का। इसके अंदर बेसिकली दो स्पेसिफिक केसेस हमारे लिए बनते हैं कि आपके पास एक चार्ज रिंग है और चार्ज रिंग है, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ हो गया। और एक केस ये बनता है कि आपके पास यही यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, but the point where you need to find out the electric field that is going to be different at both points। यहाँ पे पहले के लिए बोलेगा कि बताइए सेंटर पे फील्ड कितनी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, तो जीरो आएगी, क्योंकि यहाँ पे हर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक अपोजिट चार्ज जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी वजह से द नेट फील्ड एट दैट पर्टिकुलर सेंटर इज गोइंग टू बी जीरो। पर एग्जाम के अंदर जो है बेसिकली इसके ऊपर क्वेश्चन कम पूछा जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया कि सेंटर पे कितना हो जाएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे डब्ल्यू विड्थ का अगर कोई होल है या डब्ल्यू विड्थ का कोई होल है, तो उस डब्ल्यू विड्थ के होल की वजह से बताइए अब यहाँ पे फील्ड कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए कि ये जो डब्ल्यू विड्थ का होल है उसी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डब्ल्यू विड्थ का होल आप और क्रिएट कर दीजिए। अब सोचिए कि इसको पूरे को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे फील्ड है। अब जब आपका यहाँ डब्ल्यू विड्थ का होल था तो यहाँ पे फील्ड कितनी आएगी, यहाँ पे नेट पे होनी चाहिए, जीरो चाहिए, तो इसकी वजह से जितनी यहाँ हो रही होगी उतनी यहाँ हो रही होगी। अगर एक एब्सेंट है तो एक की वजह से जितनी है उतनी फील्ड यहाँ पे क्या होगी, एग्जिस्टेंस में आएगी। ये डब्ल्यू विड्थ, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो 2 पाई आर लेंथ पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू, तो 1 मीटर लेंथ पे कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन 2 पाई आर। तो डब्ल्यू विड्थ पे कितना हो जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 पाई आर इंटू डब्ल्यू। और यहाँ पे आर डिस्टेंस पे अगर आप फील्ड निकालना चाहें आपकी, तो दैट इज गोइंग टू बी ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर। आपको पता है जहां पे क्यू की वैल्यू आप आपकी ये पुट कर सकते हैं, सो दैट यू विल हैव द फाइनल रिलेशन कि इस पर्टिकुलर कट पे जहां पे कट लगा हुआ है वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी। तो ये स्पेसिफिक टाइप का क्वेश्चन है जो आपको पूछता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन के लिए मैं पहले से कुछ चीजें कर लेता हूं कि यहां से x डिस्टेंस पे अगर आपको फील्ड निकालनी है तो ये बात तो क्लियर हो गई कि x डिस्टेंस p पॉइंट पे यहां पे कोई मान लीजिए यहां पे जो फील्ड आएगी दैट इज गोइंग टू बी k q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2 is going to be the net electric field at any particular point, ठीक, along the axis। बट उसी के साथ हमको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करवाया जाए हमको, तो क्योंकि पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ किस तरीके का बनेगा, तो ध्यान दीजिएगा इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा, सॉर्ट ऑफ लाइक दिस, ऐसा कुछ और फिर वापस ऐसा। अब अगर आप सोचें तो सेंटर पे तो आपकी फील्ड जीरो आती है, वो स्टैंडर्ड रिजल्ट था, यहां से आप चल गया। बट अगर आप ग्राफ को ढंग से देखें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट यहां पे ऐसा आ रहा है, एक इधर आ रहा है, एक इस साइड आ रहा है। उन पर्टिकुलर पॉइंट्स पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उस रिंग की वजह से वो मैक्सिमम हो रही है, और वो कहां पे होती है तो वो ध्यान दीजिएगा इस साइड में अगर आप देखें तो -r/√2, इस साइड में अगर आप देखें तो r/+r/√2। ये वो पर्टिकुलर पॉइंट्स है जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मैक्सिमम होती है। इस बात की आप ध्यान चर्चा रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है, नीट वगैरह में ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्राफ कैसा होगा। बाकी जेई वगैरह के लिए क्वेश्चन के साथ साथ ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन को किसी ना किसी तरीके से मिक्स करके एक अलग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो आपको एक ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग बहुत पता होनी चाहिए। r/√2 कैसे आया है ये आप लोगों ने क्लास में किया होगा। तो फिलहाल हम लोग हमारे नेक्स्ट केस पे मूव करते, सो लेट्स सी इट। तो बेटा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ड्यू टू फाइनाइट वायर लेंथ। तो 3 केसेस मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज गोइंग टू बी द 4th केस, और ये बेसिकली आपका एक तरीके से जनरलाइज केस भी होने वाला है, बट इसको अलग सेपरेट रखिए आपके लिए ठीक रहेगा। तो मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके का कोई एक फाइनाइट वायर है, और फाइनाइट वायर के पहले हम लोगों ने मिड पॉइंट में निकाला था, मैं मिड पॉइंट में नहीं निकालना चाहता, किसी एक आर्बिट्री पॉइंट पे निकालना चाहता हूं। तो यहां से इन 2 पॉइंट्स को बेसिकली आप कनेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरीके से, और ये जो एंगल बना ये वाला दैट्स इज कंसीडर एज θ1, और इसको कितना मान लीजिए θ2 मान लीजिए। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे देखें तो नेट फील्ड जो आएगी वो बेसिकली, क्योंकि इस साइड में चार्ज ज्यादा है तो नेट
फील्ड जो भी होगी, एक्स कंपोनेंट जो होगा वो उसका टुवर्ड्स लेफ्ट पॉइंट आउट कर रहा होगा, और वाई कंपोनेंट तो हम लोग को क्लियर है कि ये चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हम इसको कंसीडर करते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करने की वजह से यहाँ पे जो फील्ड होगी वो कहाँ पॉइंट कर रही है, अपवर्ड। बट उससे कोई लेना देना नहीं, हमको जनरलाइज रिलेशन निकालना है, तो इस डायरेक्शन में हम लोग ई एक्स मान लेते हैं, इस डायरेक्शन में हम लोग क्या मान लेते हैं, तो ई वाई मान लेते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा यहाँ पे ई एक्स का जो रिलेशन आता है वो बेसिकली आता है आपका के लैम्डा बाय आर, ये रहा। ठीक, और ब्रैकेट में हो गया आपका साइन थीटा 1 सॉरी cos theta 1 minus cos theta 2. This one is going to be the general relation for the electric field in the x direction, theta 1 theta 2 हम लोग पुट कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव हम अपने खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखिए इस साइड ज्यादा चार्ज अगर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट इस साइड में ना होगा, इस साइड में होगा। तो जो भी आपके पास फाइनल आंसर आता है उसको पॉजिटिव नेगेटिव आप अपने हिसाब से लॉजिक लगा के कर सकते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कंपोनेंट अगर आपको निकालना तो ये भी जनरल रिलेशन याद रखिएगा, के लैम्डा बाय आर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और अगर इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो इसको मिड पॉइंट पे लेके आ जाइए। मिड पॉइंट पे अगर आप लेके आते हैं तो एक्स कंपोनेंट्स जो है वो आपके क्या हो जाएंगे, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो बचेगा सिर्फ और सिर्फ आपका वाई कंपोनेंट बचेगा। तो हमने जो 3 केसेस पढ़े थे वहां से जो मिड पॉइंट वाला केस है उसको इसके साथ टैली करने की कोशिश करिएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा। तो ये बात हुई आपकी ड्यू टू द फाइनाइट लेंथ वायर की। थोड़ा सा इसके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा डिस्क की बात करते हैं कि अगर आपके पास एक डिस्क दी हो जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है तो उसकी वजह से फील्ड कितनी आती है, तो उसको चेक करते हैं। देखिए थोड़ा हम लोग चार्ज डिस्क की बात करने जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा चार्ज डिस्क के साथ आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक रिलेशन और निकल के आएगा। तो ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए क्या है, तो मान लीजिए आपके पास इस टाइप से कोई चार्ज डिस्क है, और चार्ज डिस्क से एक्स डिस्टेंस पे अगर आपको फील्ड फाइंड आउट करनी है तो पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हम चार्ज डेंसिटी मान लेते हैं क्यू से, सॉरी सिग्मा इज इक्वल्स टू, अब एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो q अपॉन पाई आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी द चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा हो गया। अब यहाँ पे अगर मेरे को फील्ड निकालनी है तो वो आएगी E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर क्या है, तो आपकी जो चार्ज डिस्क है उसकी रेडियस। ये पहली इंपॉर्टेंट बात हुई, तो ये रिलेशन हम लोग को पता होना है। बट एक चीज को जरा सोच के देखिए कि अगर आप इस चार्ज डिस्क के बहुत पास में आ जाए, चार्ज डिस्क के अगर आप बहुत पास में आ जाए तो ये जो डिस्क है ये बेसिकली आपको एक इनफाइनाइट शीट के जैसे दिखने लग जाएगी। और वैसा अगर होता है तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आपके पास यही डिस्क जो है वो किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, आप इनफाइनाइट शीट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। कब होगा, जब आपका x जो है वो बहुत छोटा हो जाए, किसके कंपैरेटिवली, तो r के, मतलब आप इसके बहुत ज्यादा पास में आ गए। उस केस में जो फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन कि इनफाइनाइट शीट की वजह से जस्ट उसके पास में, या फिर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल हो उसके बहुत सरफेस के पास में या सरफेस के ऊपर अगर आप फील्ड देखें तो कितनी आएगी, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि क्या रहने वाली है, कांस्टेंट रहने वाली है। इसका भी अपना एक सिग्निफिकेंस है जो कि हम पोटेंशियल के अंदर पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहीं पे अगर मेटल सरफेसेस होती तो उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आता, उसकी चर्चा हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, थोड़ा सा कहीं और आगे जाके करेंगे। बट इनफाइनाइट शीट का कितना होता है मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में चार्ज डिस्क के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और बेसिकली हम लोग एक और एग्जांपल यही लिख लेता, जगह बची हुई है हमारे पास। मान लीजिए कि अगर आपके पास कोई हेमिस्फीयर है, हेमिस्फेरिकल कप मान के चलिए, जिसके ऊपर चार्ज जो है उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज उसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। उस केस में उसके सेंटर पे जो फील्ड आती है वो आती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा। पर ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हर पॉइंट पे जो फील्ड आएगी दैट इज गोइंग टू बी यूनिफॉर्म पैरेलल लाइंस होगी, और हर पॉइंट पे फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये पूरी की पूरी सरफेस जो है वो आपके लिए किस तरीके से बिहेव करेगी, सो इट बिहेव्स लाइक अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारा जो वन शॉट रिवीजन सीरीज जो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप लोग इस हेमिस्फेरिकल कप का रिलेशन याद रखिएगा। कभी कभार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, नीट वालों को तो नहीं पूछेगा, बट यस जेई वालों को पूछा जा सकता है। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिलेशंस जो आप ध्यान रखें। सो नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते, देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो बेटा यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ले लीजिए या फिर होलो स्फीयर ले लीजिए, और दूसरा जो केस है पर्टिकुलर दैट इज नॉन कंडक्टिंग।
तो चार्ज कंडक्टिंग के केस में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि नेट इनसाइड अगर आप फील्ड बात करते हैं तो कंडक्टिंग या होलो स्फीयर हो, सबके केसेस के अंदर चार्ज जो है वो पूरा कहां डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, तो आपका यूनिफॉर्मली सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। तो अंदर जो नेट फील्ड है हम लोग बोल सकते हैं कि कितनी होने वाली है, तो 0 होने वाली। ये बात हमको पहले से पता है। सरफेस की जब आप बात करते हैं तो गॉस लॉ से अगर आप सोचिए तो सरफेस के लिए अगर आप यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस अगर सेलेक्ट कर ले तो उस केस में सारा का सारा चार्ज अंदर रिसाइड कर रहा था, आप मान सकते हैं कि सारा सारा चार्ज कहां पे हो गया, तो सेंटर पे। और सेंटर से r डिस्टेंस पर फील्ड निकाल ली तो कितना हो जाएगा, k q अपॉन r स्क्वायर। r यहाँ पे क्या है, तो सरफेस की रेडियस हुआ, सॉरी आपका जो स्फीयर है उसकी रेडियस हो गई, और बाहर किसी पॉइंट में निकालना है तो इज इक्वल टू k q अपॉन r स्क्वायर, वेयर दिस स्मॉल r इज बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। कैसे वेरी करेगा, तो अंदर तो आपकी फील्ड कितनी है, तो 0, तो r इक्वल टू r जब तक रीच नहीं कर जाता तब तक तो नेट फील्ड कितनी आ गई, 0। और उसके बाद कैसे वेरी कर रहा है, तो सरफेस मैक्सिमम हो गया, उसके बाद एक्सपोनेंशियल डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आ गया। बट वहीं पे जब आप नॉन कंडक्टिंग की बात करते हैं तो आप लोग का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अंदर रहेगा, अंदर भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। मैं यहाँ पे फिलहाल यूनिफॉर्म वालों की बात कर रहा, ध्यान रखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म की बात नहीं कर रहा। तो इनसाइड अगर किसी पॉइंट पे अगर आप फील्ड निकालते हैं इनसाइड किसी एक्स डिस्टेंस पे, तो ये इनसाइड आएगा रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। सरफेस के ऊपर और आउट के ऊपर तो गॉस लॉ से वापस वही चीजें हो जाएगी जो बेसिकली कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर होती है, तो बाद में फॉर्मूले वापस वही आ गए। तो इंपॉर्टेंट यहाँ था, सिर्फ इतना सा था कि अंदर जो फील्ड है पहले 0 थी, अब यहाँ पे 0 नहीं है, बेसिकली वो वेरी कर रही है। कैसे वेरी कर रही है, तो रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, और रो क्या है, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है, और यहाँ पे चार्ज क्योंकि पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड बात करें तो क्योंकि लीनियरली वेरी कर रहा है, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन, रो कांस्टेंट एप्सिलॉन कांस्टेंट है, तो उस केस में आपका लीनियर वेरिएशन हुआ। जब सरफेस से पहुंचा तो दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, उसके बाहर निकलते धीरे धीरे वापस जो एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट आना चाहिए वो आया, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बना। तो ये बेटा कुछ कुछ बातें थी जो हम लोगों को इस लेक्चर के अंदर पढ़नी थी। बट यहां पे मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता कि नॉन कंडक्टिंग अगर आपको दे दिया जाए, और जहां पे नॉन कंडक्टिंग के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है चार्ज का अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो उस टाइप की प्रॉब्लम्स को किस तरीके से डील किया जाए, तो उसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए देख लीजिएगा, फिर हम लोग इस लेक्चर को वाइंड अप करते हैं। तो बेटा हम लोग थोड़ा सा नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके क्वेश्चंस किस तरीके से होंगे तो उसके डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन को करने का तरीका, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, मैं फाइनल आंसर नहीं दे रहा क्योंकि उस केस में वेरी करेगा आंसर। कि मान लीजिए कि आपके पास ये रॉड जो है इसके ऊपर जो डेंसिटी है वो चार्ज डेंसिटी बेसिकली वेरी कर रही है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। तो चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है और रो एज ए डिस्टेंस ऑफ एक्स वेरी कर रही है, इस टाइप का कुछ आपको दिया हुआ है। तो उस केस में आप लोग क्या करिए कि कोई भी एक जनरल पॉइंट उठा लीजिए, ठीक, और इस जनरल पॉइंट की यहां से डिस्टेंस मान लीजिए जो आपको फाइनल पॉइंट निकालना है x, और इसकी जो विड्थ मान लीजिए वो कितनी हो गई, तो dx हो गई। अब इसके ऊपर चार्ज कितना आएगा, तो चार्ज को आप लिख सकते हैं दैट इज डेंसिटी इनटू, क्योंकि लीनियर चार्ज डेंसिटी की तरह वेरी कर रहा है, सो दैट इज गोइंग टू बी रो इनटू dx। और फिर हम कैसे निकालें, तो वही पॉइंट चार्ज की वजह से उस पॉइंट में फील्ड कितनी होगी, तो de इज इक्वल्स टू k, q की जगह हो गया रो dx अपॉन r स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इंटीग्रेशन कहां से चालू होगा, तो इस पॉइंट से स्टार्ट होकर यहां तक खत्म होगा। सो यहां पे ये डिस्टेंस आप मान लीजिए r है, ये डिस्टेंस मान लीजिए l है, तो ये कहां से कहां तक जाएगा, तो r से लेके r प्लस l तक। मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई होगी कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो तो क्या करना चाहिए। स्फीयर के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे दिक्कत करते हैं कि स्फीयर के अंदर क्या होने वाला है, तो वो चीज समझ लीजिए कि ये कोई पॉइंट है, स्फीयर के अंदर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो स्फीयर के अंदर कोई भी एक आप एलिमेंट सेलेक्ट कर लीजिए। ये एलिमेंट हमने सेलेक्ट किया, ध्यान रखिएगा ये एलिमेंट जो दिख रहा है ये बेसिकली रिंग नहीं है, बेसिकली एक टाइप का क्या है, तो आपका स्फीयर है। यहां से कितनी डिस्टेंस मान लीजिए r, इसकी विड्थ कितनी मान लीजिए dr। नाउ यहां पे चूंकि वॉल्यूम के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तो हम लोगों को बेसिकली इंपॉर्टेंट रहता है चार्ज निकालना, क्योंकि इसके बाहर जो चार्ज है उसकी वजह से बेसिकली यहां पे किसी टाइप की कोई फील्ड का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। यहां पे अगर कोई फील्ड किसी की वजह से एग्जिस्ट करेगी तो इसके अंदर कितना चार्ज है वही हमको निकालना रहता है। तो Q इज इक्वल टू कैसे निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू डेंसिटी रो, ठीक, इनटू, क्योंकि ये वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे हम लोग को वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बच्चे गलती क्या करते हैं कि यहाँ वॉल्यूम निकालना उनको नहीं आता। वॉल्यूम आप निकाल सकते हैं बेटा, पहली चीज तो आप लोग आपका उस स्फीयर का जो आप ले रहे हैं उसका सरफेस एरिया ले लीजिए, दैट इज गोइंग टू बी 4 पाई r स्क्वायर, और फिर उसकी विड्थ मान लीजिए, उसकी विड्थ कितनी हो गई, तो आपकी dr ये आपका चार्ज आ गया, और चार्ज आ गया तो आप आपकी फील्ड निकाल सकते हैं। ये छोटा सा चार्ज dq है तो फील्ड आ जाएगी d इज इक्वल्स टू k dq अपॉन r स्क्वायर। dq की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए और फाइनली इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए जहां तक आपको चाहिए, तो आपको आपका फाइनल आंसर जो है बेसिकली मिल जाएगा। अंदर फील्ड चाहिए तो अंदर मिल जाएगी, बाहर चाहिए तो आपको बाहर फील्ड मिल जाएगी। सो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्सेस है। सो गाइस थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और नेक्स्ट
जो हमारा वीडियो आएगा उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये जो हम लोग वन शॉट रिवीजन सीरीज चला रहे हैं उसके सारे नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहे। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच।